दोस्तों, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गंगा साय मीना, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के तहत दलित और आदिवासी साहित्य का अंतर संबंध इकाई पर बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान हम दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की अवधारणा और इतिहास से परिचित हो सकेंगे, इसकी परंपरा से परिचित हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में हम दलित और आदिवासी शब्दों की अवधारणाओं पर भी बात करेंगे और भारतीय संदर्भ में इनके प्रयोग पर बात करेंगे। साथ ही हम जान सकेंगे कि दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की विचारधारा क्या है, दोनों के आपसी रिश्ते क्या है, दोनों की समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या है और कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक दशक 2 दशक से लगातार हिंदी साहित्य और विमर्श की दुनिया में दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य एक नई पहचान के साथ, एक नए जज्बे के साथ लगातार लिखा जा रहा है, लगातार उसके बारे में बातचीत हो रही है, शोध हो रहा है। ऐसे में इन दोनों अवधारणाओं, इन साहित्यिक विमर्शों या कह सकते हैं मुक्तिकामी आंदोलनों के इतिहास, परंपरा और विचारधारा का अध्ययन करना, इनकी तुलना करना और इनके अंतर संबंध की पड़ताल करना आज जरूरी हो गया है। दोस्तों, इस बातचीत के दौरान हम साहित्य के सरोकारों की भी बात करेंगे और साहित्य जिस लक्ष्य को लेकर चलता है, एक बेहतर समाज का निर्माण, उसमें दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य किस तरह से भूमिका निभाता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से अकादमिक दुनिया में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श को लेकर बड़े स्तर पर शोध और लेखन हो रहा है, उसमें इन तमाम विमर्शों के बारे में एक स्पष्टता लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं देखता हूं कि बड़ी संख्या में भ्रम फैले हैं, खासतौर पर दलित और आदिवासी विमर्श को लेकर। कई लोग तो आदिवासी विमर्श को दलित विमर्श का ही हिस्सा मान लेते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम इन विमर्शों से जुड़ी हुई अवधारणाओं पर बात करें, इनके इतिहास पर बात करें, इनकी परंपरा पर बात करें, ताकि इन विमर्शों को हम ठीक से समझ सकें। हमारा यहाँ लक्ष्य दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श या दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की तुलना करना और उनके अंतर संबंधों की पड़ताल करना है। सबसे पहले हम दलित साहित्य की बात करते हैं। दलित साहित्य की बात करने से पहले हमको समझना होगा कि दलित क्या है। दलित को लेकर 2 तरह की धारणाएं हैं। जो उसका शाब्दिक अर्थ है, उसका तात्पर्य है दमित या कुचला हुआ व्यक्ति या उपेक्षित व्यक्ति। लेकिन इस धारणा के तहत इसमें तमाम वंचित तबके, तमाम उत्पीड़ित समुदाय, तमाम उत्पीड़ित हिस्से समाज के शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे इस व्यापक अर्थ पर, इस व्यापक अर्थ को दलित पैंथर्स नामक आंदोलन ने भी अपनाया और बहुत सारी जगहों पर उसका उपयोग हुआ। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में भारतीय राजनीति और समाज में दलित शब्द नए संदर्भ ग्रहण कर रहा है, नए अर्थ ग्रहण कर रहा है। दलित चिंतकों ने इस पर विचार विमर्श किया है और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दलित शब्द अब तमाम वंचितों या तमाम उपेक्षितों के लिए नहीं, भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जिसको कहा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट जिसको कहा जा रहा है, उसके पर्याय के रूप में प्रयोग होने लगा है। ये वो जातियां हैं जो सम्मिलित रूप से लंबे समय से अस्पृश्य रही है, भारतीय जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रही है। तो इस तरह से दलित का संदर्भित अर्थ हुआ शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति या अस्पृश्य जातियां, जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया और संविधान में उनके लिए विशेष प्रावधान कराया। जब दलित शब्द की अवधारणा बनती है तो उसमें से 2 चीज़ों को अलगाया जाता है एक स्पष्टता के तहत, क्योंकि कई लोग दलित और सर्वहारा को एक मान लेते हैं। यहाँ समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं कि दलित शब्द अलग है और सर्वहारा अलग है। दलित एक सामाजिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है। सर्वहारा एक आर्थिक अवधारणा है। सर्वहारा का अपोजिट हुआ या उसके पैरेलल दूसरा शब्द है वो बुर्जुआ हुआ या पूंजीपति हुआ। दलित के पैरेलल जो दूसरी अवधारणा है, जो समानांतर दूसरी अवधारणा है, वो दूसरी तमाम जातियां जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के रूप में समाज का जो स्तरीकरण है उसमें सवर्ण जातियों को सम्मिलित रूप में
दलित से अलगाया जाता है। इसी तरह से दलित शब्द का दूसरा जो भेद है वो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी से है। कई बार दलित शब्द के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें भी स्पष्टता बरतना जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति वे तमाम समुदाय है जो भारत के संविधान के अनुसार शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रेखांकित किए गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं। ये सम्मिलित रूप में आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनुसूचित जनजाति, लेकिन वही आदिवासी जो अनुसूची में शामिल है। दलितों का संबंध ब्राह्मणवादी समाज से, बाहरी समाज से रहा है, हिंदू जाति व्यवस्था से रहा है, जबकि आदिवासी पारंपरिक रूप में हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर रहे हैं, जंगलों में रहे हैं। वो हिंदू जाति व्यवस्था के संपर्क में जरूर आए, लेकिन उसका उस तरह से अभिन्न हिस्सा नहीं रहे जिस तरह से दलित या अनुसूचित जाति के लोग रहे। तो इस तरह से दलित का संदर्भित अर्थ हुआ वो तमाम अस्पृश्य जातियां जो जातिवादी भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रही हैं और जिसके लिए संविधान में अनुसूचित जाति पद का प्रयोग किया जाता है। सवाल उठता है कि उनका साहित्य किसे कहा जाएगा, यानी दलित साहित्य किसे कहा जाएगा। इसको लेकर तीन तरह के विचार है। एक, दलितों के बारे में लिखा गया साहित्य, दूसरा दलितों के द्वारा लिखा गया साहित्य, और तीसरा दलितों के द्वारा दलितों के बारे में लिखा गया साहित्य। दलितों के बारे में लिखे गए साहित्य का एक अपना इतिहास है, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण चिंतक ये समझते हैं कि दलितों के बारे में जो कुछ लिखा गया है वही दलित साहित्य है। पहले तो वो इसी बात से गुरेज करते थे कि दलित साहित्य क्या हुआ, साहित्य तो साहित्य है, दलित साहित्य नामक एक अलग श्रेणी बनाने से क्या लाभ है। धीरे धीरे उन्होंने दलित साहित्य के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद भी वे इस बात पर टिके रहे या अड़े रहे कि नहीं, दलितों के बारे में जो कुछ लिखा जाएगा वो सब कुछ दलित साहित्य है। लेकिन जब दलित चिंतकों की ओर से इस बात का विरोध किया गया कि नहीं, दलितों के बारे में जो कुछ लिखा गया है या जो कुछ लिखा जा रहा है सब कुछ को हम दलित साहित्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें स्वानुभूति की पीड़ा नहीं है। स्वानुभूति का साहित्य ही दलित साहित्य कहलाएगा। जब दलित चिंतकों की तरफ से बार बार इस तरह का सवाल उठा तो लोगों को मानना पड़ा कि हाँ, स्वानुभूति का सवाल महत्वपूर्ण है। फिर दलित साहित्य को लेकर जो दूसरा विचार है, दलितों के द्वारा लिखित साहित्य। अब क्या दलितों के लिए द्वारा लिखित साहित्य कह देने से सारी समस्या हल हो गई? नहीं। दलितों के द्वारा लिखित क्या तमाम लेखन दलित साहित्य की श्रेणी में आएगा? इसको लेकर स्वयं दलित चिंतक एक संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दलित मुमकिन है कि बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर को जानते ही ना हो, उनसे प्रभावित ना हो और एक ऐसी रचना करे जिसका दलित समाज या दलित विचारधारा से कोई संबंध ना हो। क्या ऐसे में उसको भी दलित साहित्य कहा जाएगा? तो फिर तीसरा निष्कर्ष आया, तीसरा विचार आया कि दलितों के द्वारा दलितों के बारे में लिखा गया साहित्य, यानी जो दलित लेखक, दलित समुदायों में पैदा हुए लेखक स्वानुभूति के उस पूरे दर्शन के साथ साहित्य की दुनिया में उतरते हैं और अपने दुखों दर्दों का बयान करते हैं। हालांकि इस तीसरी धारणा में भी समस्याएं हैं, लेकिन व्यापक तौर पर इसको हिंदी अकादमिक दुनिया में या साहित्य की दुनिया में एक स्वीकृति मिली है कि दलित जो स्वानुभूति को ध्यान में रखकर अपने समाज के बारे में और अपने बारे में लिखेंगे, उसी को दलित साहित्य कहा जाएगा। इसमें जो सवाल है वो ये है कि जो वो गैर दलितों के बारे में अपने साहित्य में लिखेंगे, उसको किस तरह से प्रमाणित माना जाएगा या उसकी विचारधारा को देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। लेकिन उन सारे सवालों को छोड़ दें या उनको साथ में रखें, निष्कर्ष यही निकलता है कि दलित साहित्य वस्तुतः पिछले 3-4 दशकों में उभरा हुआ हिंदी का वो साहित्यिक आंदोलन है जो मूलतः जाति व्यवस्था के खिलाफ एक नई चेतना लेकर आता है और समाज में जाति आधारित बराबरी की वकालत करता है। और इसमें एक खास बात और है कि दलित जातियों से आए हुए लेखकों ने इसको एक अलग आंदोलन, एक अलग साहित्यिक धारा मनवाने के लिए संघर्ष किया और जिसमें उनको सफलता मिली। आज दलित साहित्य को
अकादमिक दुनिया में व्यापक स्वीकृति मिली है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में दलितों के बारे में शोध हो रहे हैं, बहुत साहित्य लिखा जा रहा है, उनके बारे में चर्चाएं हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं और अंततः दलित साहित्य को व्यापक स्वीकृति मिली है और वो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा के तौर पे रेखांकित किया जाने लगा है। अब हम आते हैं आदिवासी साहित्य पर। आदिवासी की अवधारणा पर बात करें तो आदिवासी शब्द को अनुसूचित जनजाति के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसको लेकर स्वयं आदिवासियों के बीच सहमति नहीं है। वो आदिवासी चिंतक इसको लेकर भिन्न राय रखते हैं कि अनुसूचित जनजाति में वो भावबोध नहीं है जो आदिवासी पद में है, इसलिए वो आदिवासी की वकालत करते हैं और आदिवासी शब्द को इंडिजिनियस या एबोरिजिनल या नेटिव उनके पर्याय के रूप में देखते हैं और उसमें एक क्रांति धर्मिता वो पाते हैं। फिर सवाल उठता है कि आदिवासी कौन है, कैसे हम रेखांकित करेंगे। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक परिभाषा है, उससे हम सहमत हो सकते हैं कि आदिवासी लोग ऐतिहासिक रूप से विकसित और जैविक रूप से स्वतः आगे बढ़ने वाली इकाइयां हैं जो कुछ खास सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा लक्षित होती हैं और जो मुख्य धारा के समाज और उसकी संस्थाओं द्वारा कई तरह से दबाई जाती हैं और जो लंबे समय से अपनी विशिष्टताओं और अस्तित्व के लिए बुनियादी सीमाई संसाधनों के संरक्षण व उनकी बढ़ोतरी के संघर्ष में लगे रहे हैं। इस मायने में वे कारगरता और चरित्र दोनों ही अर्थों में देशज या एबोरिजिनल या इंडिजिनस के समान हैं। तो ये आदिवासी की बुनियादी अवधारणा है। तो इसके तहत जाहिर सी बात है, जैसे पहले भी कहा गया कि ये अनुसूचित जाति या दलित शब्द से भिन्न है और आदिवासी शब्द की धीरे धीरे साहित्यिक दुनिया में, अकादमिक दुनिया में व्यापक स्वीकृति मिलने लगी है। जहाँ तक आदिवासी साहित्य की अवधारणा का सवाल है तो इसको लेकर दलित साहित्य की तरह सहानुभूति का सवाल तो प्राथमिक रूप से नहीं उठ रहा। उस तरह से कि आदिवासी जो लिखेगा उसी को आदिवासी साहित्य कहा जाएगा। फिर वो सीमा रेखा क्या हो या वो पहचान क्या हो जिससे कि आप आदिवासी साहित्य को परिभाषित कर सके, उसको पहचान सके कि यही आदिवासी साहित्य है। इसको लेकर सबसे पहले 2-3 जो भ्रम फैले हैं उन भ्रमों का निराकरण करना होगा। जनरली आदिवासी साहित्य के बारे में बात करते वक्त ये कहा जाता है, 3 उसके बारे में धारणाएं फैलाई जाती है कि ये लोक साहित्य है, ये अनगढ़ साहित्य है और ये प्रतिरोध का साहित्य है। आदिवासी चिंतक वंदना टेटे इन तीनों अवधारणाओं को खारिज करती है आदिवासी साहित्य को लेकर और नए स्पष्टीकरणों के साथ में आदिवासी साहित्य की अवधारणा प्रस्तावित करती है। वो तीनों अवधारणाओं से असहमति क्या है। जब हम आदिवासी साहित्य को लोक साहित्य का पर्याय मान लेते हैं तो बड़ा घालमेल होता है, क्योंकि जो गैर आदिवासी साहित्य है उसमें भी लोक साहित्य है। लोक मतलब क्या? लोक वास्तव में शास्त्र से इतर एक दुनिया है जो बाहरी समाज शास्त्रों द्वारा संचालित होता है। होली टेक्स्ट है, उसके पवित्र ग्रंथ है जो नियामक है, समाज को नीति निर्देशित करते हैं कि आपको ऐसे जीवन जीना है, ऐसा जीवन बेहतर माना जाता है और उन शास्त्रों से वो शास्त्रों का वो समाज सम्मान करता है, उनको एक संविधान की तरह, एक नियामक की तरह मानता है। उन शास्त्रों की दुनिया से इतर उसी बाहरी समाज में एक स्वतंत्र दुनिया भी, जिसको लोक की दुनिया कहा जाता है, उस लोक में 2 तरह के विचार है। एक उन शास्त्रों का स्थानीय स्तर पर स्वीकरण है, स्वीकारता है। वो शास्त्रों का एक स्थानीय रूप मान लीजिए, जैसे मनुस्मृति है या रामायण और महाभारत है, जो नियामक है, जो समाज को नीति निर्देशित करते हैं, समाज को दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, आदर्श भाई ऐसा होता है, आदर्श पिता ऐसा होता है। उन पुराणों, वेदों और शास्त्रों की कथाओं को लोक ने अपने ढंग से व्याख्यायित किया, अपने ढंग से गढ़ा और उसका लोक में प्रचलन हुआ। वो एक पूरी दुनिया है। लोक में एक ऐसा तबका भी है जो उस पूरे शास्त्रीय परंपरा को नहीं मानता, लेकिन कुल मिलाकर लोक शास्त्र का अन्य है, शास्त्र लोक का अन्य है। यानी लोक से शास्त्र परिभाषित होता है और शास्त्र से लोक परिभाषित होता है। चूंकि आदिवासी समाज में कोई शास्त्र नहीं है, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, कुछ भी उस तरह से नियामक और सैद्धांतिक नहीं है, इसलिए वहाँ पे शास्त्र और लोक का भेद भी नहीं हो सकता।
इसलिए वहाँ पे लोक की अवधारणा लागू नहीं होती। तो सवाल उठता है क्या है फिर? तो आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं, अपने मूल्य है जो बाहरी समाज से भिन्न है। इसलिए आदिवासी साहित्य को लोक साहित्य कहना अपने आप में एक उस बाहरी समाज की मानसिकता से ग्रस्त होना है। फिर दूसरा सवाल है उसका अनगढ़ होना, यानी आदिवासियों को लिखना नहीं आता, अभी 5 साल 10 साल 20 साल से लिखने लगे हैं, लिखना सीख रहे हैं, इसलिए अनगढ़ता है। ये अपने आप में आदिवासी समाज और साहित्य के प्रति उपेक्षा भाव की वजह से जन्मा हुआ विचार है। आदिवासी साहित्य अनगढ़ नहीं है, कोई भी साहित्य अनगढ़ नहीं हो सकता। उसकी अपना शिल्प है, अपने कहने की कला है, उसकी अपनी विशेषता है। सवाल यह है कि हम बाहरी प्रतिमानों से क्या उसका मूल्यांकन करेंगे या उसके लिए अलग प्रतिमान बनाएंगे। अगर हम बाहरी समाज के और साहित्य के प्रतिमानों से उसका मूल्यांकन करें, निश्चित तौर पर वो हमको अनगढ़ लग सकता है। इसलिए आदिवासी साहित्य को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखने वाले लोग ही उसको अनगढ़ कहते हैं। फिर तीसरा, प्रतिरोध का या विद्रोह का साहित्य होना। प्रतिरोध अपने आप में एक अच्छा शब्द है, एक अच्छी अवधारणा है, और इसलिए हम उसको जो भी मुक्तिकामी या कोई डिफरेंट तरह का आंदोलन धर्मी साहित्य होता है उसके साथ उसको नत्थी कर देते हैं। हम मानते हैं कि उसमें प्रतिरोध तो होगा ही, उसमें विद्रोह की चेतना तो होगी। निश्चित तौर पे आदिवासियों ने समय समय पर बाहरी समाज के हस्तक्षेपों के खिलाफ विद्रोह किया है, प्रतिरोध उनके जीवन में रहा है, लेकिन प्रतिरोध आदिवासी साहित्य का केंद्रीय तत्व नहीं है। आदिवासी साहित्य प्रकृति और प्रेम के इर्द गिर्द जीवन की अदम्य जिजीविषा को अव्यक्त करने वाली एक अभिव्यक्ति है। वहाँ नाचना, गाना और तमाम कलाएं वो संयुक्त रूप से पूरे समुदाय की थाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति लिखता है, दूसरा नाचता है, तीसरा गाता है, चौथा कुछ और संगीत बजाता है। एक ही व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, वो एक साथ कई रोल निभाता है, और जब वो रोल निभा रहा है, कोई भी भूमिका निभा रहा है, तो वो भी सामूहिक है। तमाम गीतों की रचना सामूहिक रूप से होती है, तमाम गीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, उन पर सामूहिक नृत्य किया जाता है, और कुल मिलाकर वहाँ पर कोई भी आप कह सकते हैं कि कला माध्यम श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं, सभी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में वो आदिवासी साहित्य सम्मिलित रूप से एक सांस्कृतिक समुदाय है, और आदिवासी सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित साहित्य है। उसमें जो बुनियादी चीज़ आप रेखांकित कर सकते हैं, जिससे उसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे दलित साहित्य के संदर्भ में हमने देखा कि दलित चेतना वो तत्व हो सकता है जिससे कि आप दलित साहित्य को रेखांकित करें। उसी तरह से आदिवासी साहित्य की बुनियादी शर्त उसमें आदिवासी दर्शन का होना है। अब सवाल उठता है कि ये आदिवासी दर्शन क्या है? आदिवासी दर्शन को लेकर आपको आदिवासी भाषाओं में जाना होगा, आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपरा से परिचय प्राप्त करना होगा, और उस पूरे इतिहास और परंपरा का अध्ययन करना होगा जो आदिवासी जीवन को समझने में मददगार है। आदिवासी साहित्य और दर्शन की समझदारी है कि इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ सुंदर है, और हर किसी चीज़ को बचाने की जरूरत है। पूरी दुनिया को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आदिवासी साहित्य संघर्ष कर रहा है। आगे हम इसके इतिहास और परंपरा और विचारधारा की बात करते वक्त आदिवासी दर्शन पर और बात करेंगे। लेकिन जो भी आदिवासी साहित्य संबंधी चीज़ें हैं उसके बारे में बुनियादी चीज़ आपको उस मौखिक परंपरा में जाना होगा, उस पुरखा परंपरा में जाना होगा, तभी हम आदिवासी साहित्य और उसके दर्शन को, उसके इतिहास और परंपरा को समझ पाएंगे। और ये पुरखा परंपरा आदिवासी भाषाओं में ही संरक्षित है। ये आदिवासी साहित्य और दर्शन का मूल आधार है। उसकी प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी हमको पुरखा परंपरा में जाना होगा, और सम्मिलित रूप में हम कह सकते हैं कि आदिवासी साहित्य पिछले काफ़ी वर्षों से लिखा जा रहा है, लेकिन उसकी परंपरा को अगर हम ठीक से समझेंगे तभी उसकी अवधारणा को भी समझ पाएंगे। आदिवासी साहित्य की अगर परिभाषा देनी हो तो यह उस परिवर्तनकामी चेतना का रचनात्मक हस्तक्षेप है जो देश के मूल निवासियों के वंशजों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध करती है, उनके जल, जंगल और जमीन और जीवन को बचाने के
हक में उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ी होती है, जिसकी बुनियादी विशेषताएं प्रेम और प्रकृति के प्रति एक आप कह सकते हैं उल्लास और तादात्म्य और सामंजस्य का रिश्ता। आगे हम जब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इसकी विचारधारा की बात करेंगे, तो प्रेम और प्रकृति के साथ आदिवासी साहित्य का क्या रिश्ता है इसकी भी बात करेंगे। आइए अब हम दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं ताकि उनके अंतर संबंधों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। दलित साहित्य का इतिहास, हालांकि कोई मुकम्मल इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी हिंदी के दलित साहित्य के इतिहास की जब बात आती है तो हम उसकी पृष्ठभूमि के तौर पे मराठी के दलित साहित्य में जाते हैं, मराठी के साहित्यिक आंदोलन में जाते हैं, और उससे भी पुराना अगर उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो हीराडोम की जो कविता है उसको उसमें शामिल कर लेते हैं, या मध्यकाल की जो कबीर आदि की निर्गुणपंथी संतों की जो कविताएं हैं या उनके अंदर जो विद्रोह की चेतना है उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो आज का दलित साहित्य आंदोलन है उसकी शुरुआत हिंदी में हम 1975 के आसपास से मानते हैं। 1975 में कमलेश्वर के संपादन में सारिका के 2 विशेषांक निकले दलित साहित्य विशेषांक। उसमें मूलतः मराठी के लेखकों ने लिखा, कुछ हिंदी के लेखकों ने भी लिखा, लेकिन उसके बाद से हिंदी में दलित साहित्य के प्रति, दलित जीवन के प्रति एक रुझान दिखाई देने लगा। उसके बाद और रचनाएं आने लगी, गोष्ठियां होने लगी, सभाएं होने लगी। देखते देखते एक साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन विकसित हुआ। वो आंदोलन 20वीं सदी के आखिरी दशक में और 21वीं सदी के पहले दशक में अपने सबसे चरम पर था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाएं और रचनाकार सामने आए। बहुत सारी पत्रिकाओं ने उसमें हिस्सेदारी की। आप कह सकते हैं कि हंस ने बढ़ चढ़ करके दलित साहित्यकारों को जगह दी, दलित संबंधी रचनाओं को जगह दी। युद्धरत आम आदमी, अपेक्षा और बाद के दिनों में दलित साहित्य, बहुरी नहीं आवना आदि पत्रिकाओं ने भी बहसों और साहित्य को आगे बढ़ाया। ये एक छोटा सा इतिहास है दलित साहित्य का। इसके बाद में दलित साहित्य अपनी एक मुकम्मल दुनिया विकसित कर सका और आज दलित साहित्य की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम भाषाओं में एक अलग पहचान है। सवाल उठता है आदिवासी साहित्य का इतिहास क्या है, इसके पैरेलल। कुछ लोग मानते हैं कि आदिवासी साहित्य दलित साहित्य के बाद आया। दरअसल आदिवासी साहित्य में को समझने के लिए मैं फिर से कहूँ कि जो हमने तय पैमाने हैं, जो प्रतिमान हमने पहले से निर्धारित किए हुए, उनको हमको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी हम सही धारणा की तरफ बढ़ पाएंगे। आदिवासी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इसकी परंपरा के 3 पड़ावों या 3 भागों को हमको समझना होगा। पहला पुरखा साहित्य, दूसरा आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य, और तीसरा समकालीन आदिवासी लेखन। पुरखा साहित्य यानी जो मैंने कहा मौखिक परंपरा में, मैंने फिर से कहूँ कि उसको हम जानबूझ करके पुरखा साहित्य कहते हैं। जो आदिवासी चिंतक है वो जानबूझकर उसको पुरखा साहित्य कहते हैं, क्योंकि उसको लोक साहित्य से अलग करना है। लोक साहित्य के मूल्य अलग है और पुरखा साहित्य के मूल्य अलग है। आदिवासी समाज की जो सामूहिकता है और प्रेम है, प्रकृति के प्रति उनका जो रिश्ता है, जल जंगल जमीन के साथ रिश्ता है, वो इन पुरखा साहित्यों में अभिव्यक्त हुआ है। इन पुरखा साहित्य में आदिवासी दर्शन की तमाम चीज़ें मूल रूप में विद्यमान है। इसका संकलन भी कई लोगों ने करने की कोशिश की, जैसे मुंडारी के पुरखा गीतों का संकलन फादर हाफमैन ने किया, WC आर्चर ने किया, जगदीश त्रिगुणायत ने किया। ऐसे कई लोग हैं, दूसरी भाषाओं में भी वो संकलन तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में पुरखा साहित्य मौखिक परंपरा में ही विद्यमान है। इस पर काफ़ी काम किए जाने की जरूरत है। दूसरा जो भाग है वो आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य। हमको ये स्वीकार करना चाहिए और जानना चाहिए कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बांग्ला या कोई भी बड़ी भाषा आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है। हम उनसे ये मांग करें कि आप इन बड़ी भाषाओं में लिखेंगे तभी हम आपके साहित्य को साहित्य मानेंगे, गलत मांग है। इसलिए इन तमाम बड़ी भाषाओं को छोड़ दें अगर, तो फिर आदिवासियों का लेखन उनकी भाषाओं में दिखाई पड़ेगा, और वो लिखने की परंपरा कम से कम 100-125 साल पुरानी है। कई लिपियों में 150 साल पहले लिखा जाने लगा, आदिवासी भाषाओं की लिपियाँ विकसित हुई, कुछ में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी, लेकिन उसकी एक अनवरत कम से कम 1 सदी पुरानी परंपरा तो है। उन आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य को हमको आदिवासी साहित्य की परंपरा और इतिहास में रखना पड़ेगा। आज कम से कम देश की 90 से 100 आदिवासी भाषाओं में लिखा जा रहा है। आदिवासी लेखक बड़े पैमाने पर सक्रिय है,
और इसकी परंपरा जो मैं 100 साल पुरानी कम से कम बता रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कुछ साक्ष्य भी है। जैसे 1920 में मुंडारी के लेखक मोन्नेस ओरिये ने मथुराउ कहनी नाम से लगभग 1700 पृष्ठों का उपन्यास लिखा। आप कल्पना करिए कि 1920 में 1700 पृष्ठों का अगर एक उपन्यास आ गया था एक आदिवासी भाषा में, इसका मतलब और भी कुछ लिखा जा रहा होगा, जिसके साक्ष्य आज हमारे पास मौजूद नहीं है। हिंदी में ही 1940 के आसपास सुशीला सामंत के 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए और वो हिंदी में लगातार लिख रही थी। वो सरस्वती तक में उनकी रचनाएं छपी हैं। बहुत सारे और रचनाकार भी उस दौर में लिख रहे होंगे जिनके बारे में लगातार शोध हो रहा है। वो शोध जैसे सामने आएंगे वैसे ही निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य की परंपरा और इतिहास के बारे में हम सही से अनुमान लगा पाएंगे। जैसे एलिस हीक का 50-60 के दशक में लिख रही हैं, उनका कहानी संग्रह फिर से प्रकाशित किया गया है। रामदयाल मुंडा, रोज किरकेट्टा, वाल्टर भिंगरा तरुण आदि भी काफ़ी समय पहले से लिख रहे हैं। ये अपनी मातृभाषाओं में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं। जो समकालीन लेखन की परंपरा है उसमें भी इनमें से कुछ लोग शामिल होते हैं। समकालीन लेखन की परंपरा भी 5-10 साल पुरानी नहीं, कम से कम 30 साल पुरानी तो है। जब मैं रामदयाल मुंडा, रोज किरकेट्टा या वाल्टर भिंगरा तरुण और पीटर पॉल एक्का का नाम ले रहा हूँ, ये सब लोग कम से कम 30 साल से लिख रहे हैं और सक्रिय रूप से साहित्य की दुनिया में इनका हस्तक्षेप है। काफ़ी इनके संग्रह आए हैं। उसके बाद तो नारायण है, हरिराम मीणा है, महादेव टोप्पो है, वंदना टेटे हैं, निर्मला पुतुल है, अनुज लुगुन है, ऐसे तमाम नाम, या सावित्री बड़ाइक है, ऐसे तमाम नाम आप देख सकते हैं जो साहित्य की राजनीति से दूर रह करके लगातार लिख रहे हैं। दलित और आदिवासी साहित्य के इतिहास की अगर हम तुलना करें तो 2-3 चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की परंपरा का उल्लेख न के बराबर किया गया है। उनको उनकी सम्मान जगह नहीं दी गई, एक उपेक्षा का भाव है। दूसरी एक विशेषता जो कॉमन दिखाई पड़ती है, दोनों धाराओं से जुड़े साहित्यकार अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए खुद आंदोलन कर रहे हैं, एक अलग पहचान की मांग कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। फिर तीसरा आप देखें कि दोनों धाराओं का विकास क्रम और इतिहास समानांतर चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग संवाद नहीं है, उतना मजबूत संवाद नहीं दिखाई पड़ता। ये दोनों सहगामी जरूर है, लेकिन दोनों अपने आप में विशिष्ट है। अब हम इन दोनों की विचारधारा पे बात करते हैं। दलित साहित्य और आलोचना में ये एक सर्वमान्य धारणा है कि दलित साहित्य की विचारधारा अम्बेडकरवाद है। दलित लेखक स्वयं को बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले और अम्बेडकर की परंपरा से तो जोड़ते ही हैं, लेकिन आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित फुले और अम्बेडकर की विचारधारा और सांस्कृतिक और संवैधानिक संघर्ष जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इसी को दलित साहित्य की मूल विचारधारा मानते हैं, जो जातिवाद से मुक्ति के लिए एक अस्त्र की तरह दलित समाज के और दलित साहित्य के काम आती है। ये उसी तरह से जैसे प्रगतिवाद की विचारधारा मार्क्सवाद है या और कोई साहित्य की विचारधारा होती है। जाति और ब्राह्मणवाद को डीकोड करना, जातिवाद किस तरह से काम करता है, कैसे शोषण करता है और शोषण से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। बेसिकली अम्बेडकरवाद इसी चीज़ को समझने में मदद करता है और इस समझने की प्रक्रिया को ही दलित चेतना कहा जाता है। अब अगर आप आदिवासी साहित्य की विचारधारा की बात करें तो आदिवासी साहित्य की विचारधारा आदिवासी दर्शन है, लेकिन आदिवासी दर्शन किसी एक व्यक्ति के विचारों में उस तरह से नहीं है या बहुत सारे व्यक्तियों के विचारों में भी नहीं है कि 4-5 दार्शनिक हो उनके विचारों को हम सम्मिलित रूप में आदिवासी दर्शन या आदिवासी विचारधारा कह सके। फिर क्या है आदिवासी दर्शन? आदिवासी दर्शन मूलतः पुरखा साहित्य में मिलने वाला या पारंपरिक जीवन में मिलने वाले वो तमाम मूल्य है जो आदिवासी जीवन को और आदिवासी साहित्य को परिभाषित करते हैं। जैसे आदिवासियों के जीवन में एक मूल्य है कि बाहरी समाज तमाम प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आदिवासी दर्शन इस मनुष्यता की श्रेष्ठता के दावे को खारिज करता है। वो मानता है कि दुनिया में सभी प्राणी महत्वपूर्ण हैं और सभी को बचाया जाना जरूरी है। इसी तरह से आदिवासी दर्शन प्रकृति को ज़्यादा महत्व देता है। वो प्रकृति की लय, ताल और संगीत का अनुसरण करता है। प्रकृति और प्रेम के आत्मीय रिश्ते और उसकी गरिमा का सम्मान करता है। वो पुरखों की ज्ञान विज्ञान, कला, कौशल और इंसानी बेहतरी के अनुभवों के प्रति एक आभार का भाव रखता है। वो समूचे जीवन जगत का सम्मान करता है
और जो आज की बाजारवादी और धनलोलुप संस्कृति है इसको नकारता है। आदिवासी दर्शन जीवन के प्रति एक आनंदमय अदम्य जिजीविषा का नाम है, जिसमें सृष्टि और समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव है, जो धरती को संसाधन के बजाय माँ मानकर या पिता मानकर उसके बचाव और बचाव के लिए खुद को उसका संरक्षक मानता है। आपने नियमगिरी में देखा कि किस तरह से आदिवासी नियमगिरी को एक प्राकृतिक संसाधन या विकास का जुमला ना मानते हुए उसको अपना पिता बचाकर मानकर बचाना चाहते हैं, और वो उसको बचाने के लिए आखिरी समय तक लड़ते रहे। आदिवासी दर्शन रंग, नस्ल, लिंग या धर्म आदि के प्रति कोई आग्रह नहीं रखता और इनके आधार पर भेदभाव का पुरजोर विरोध करता है। आदिवासी दर्शन आज जब पूरी दुनिया एक भाषा एक संस्कृति की तरफ बढ़ रही है, आदिवासी दर्शन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ में खड़ा होता है और आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में खड़ा होता है। ये सामंती, ब्राह्मणवादी, धनलोलुप और बाजारवादी शब्दावलियों, प्रतीकों, मिथकों और व्यक्तिगत महिमा मंडन के खिलाफ है, उससे असहमत है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग तरह की विधाएं विकसित हुई और व्यक्तिवाद का मूल्य भी आदिवासी साहित्य में नहीं आ पाया। आदिवासी दर्शन सह अस्तित्व, समता, सामूहिकता, सहजीवन, सहभागिता और सामंजस्य को अपना आधार मानता है और रचाव और बचाव में यकीन करता है। इसी तरह से आदिवासी दर्शन सहानुभूति, स्वानुभूति की बहस में पढ़ने के बजाय सामूहिक अनुभूति का समर्थक है, और जिसमें खास तौर पर सामूहिक अनुभूति, जिसमें एक सामूहिकता सिर्फ कहने की चीज़ ना हो, वास्तव में वो एक स्वर संगीत की तरह सुनाई पड़े। आदिवासी भाषाओं में जो आदिवासियों का विश्व दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, आदिवासी दर्शन उसके साथ खड़ा होता है और निष्कर्ष रूप में आदिवासी दर्शन तमाम तरह की गैर बराबरियों के खिलाफ होता है। इस तरह से हम देखें कि अम्बेडकरवाद जो दलित साहित्य का दर्शन है, विचारधारा है, और आदिवासी दर्शन, उसमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ विशिष्टताएं या भिन्नताएं भी हैं। वो हम उनकी प्रवृत्तियों पे बात करते वक्त और अंतर संबंधों के अन्य बिंदुओं पर बात करते वक्त इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए संवेदना और प्रवृत्तियों के आधार पर दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के रिश्ते को समझते हैं। दलित साहित्य का मूल निहितार्थ, मूल लक्ष्य या मूल उद्देश्य समाज में जाति आधारित गैर बराबरी को खत्म करना है और उसके लिए एक दर्शन उपलब्ध कराना है। ऐसा साहित्य जो हिंदू समाज में फैले वर्ण और जाति के पदानुक्रम और उससे उपजी अस्पृश्यता तथा अन्य गैर बराबरियों को खत्म करने के लिए संघर्षरत हो, सम्मिलित रूप में वही दलित दर्शन, वही दलित साहित्य है। इसलिए जो पूरा दलित साहित्य वो कहीं न कहीं जाति आधारित उत्पीड़न और उसके प्रतिरोध के प्रसंगों से भरा पड़ा है, और जो जितने अच्छे ढंग से उन उत्पीड़न और प्रतिरोध के प्रसंगों को अपनी रचनाओं में सजीव कर पाता है, वो उतना बेहतरीन दलित साहित्य माना जाता है और उसको दलित चेतना का जीवन दस्तावेज कहा जाता है। ये दलित साहित्य उस शोषण की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और पूरे इतिहास लेखन और साहित्य की परंपरा पर सवाल उठाते हुए उसमें दलितों के लिए एक सम्मानजनक स्थान की मांग करता है। आदिवासी साहित्य से थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है। आदिवासी साहित्य में जो सबसे पुरानी परंपरा है पुरखा साहित्य की, उसमें प्रेम और प्रकृति केंद्रीय विषय वस्तु रहे हैं। आदिवासी दर्शन का प्रेम और प्रकृति छायावाद या पूरे हिंदी साहित्य से अलग है। वहाँ पर प्रेम किसी प्रतिरोध का सूचक नहीं, एक खूबसूरत और जरूरी मनोभाव है। वहाँ प्रेम को पाने के लिए प्रेमी या प्रेमिका को आंसू या खून की नदियाँ बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ बाहरी समाज की तरह व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रेम की राह में उस तरह के रोड़े भी नहीं है। इसलिए ये दिलचस्प निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि जब आप पुराने गीतों का अध्ययन करें, आप पाएंगे कि अगर किसी की प्रेमिका किसी और के साथ विवाह हो जाता है उसका, तो उसके लिए वो मारने मरने पे उतारू नहीं होता। वो कहता है कि जाओ खुश रहना, उसके साथ अच्छे से रहना। ये बड़ी अजीब बात लग सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रेम उस सामूहिकता का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। वो किसी व्यक्तिवाद के लिए नहीं है। अगर समूह और समुदाय की उन्नति में वो सहायक है तो वही प्रेम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह से वहाँ पे प्रकृति का स्वरूप भी भिन्न है। बाहरी जो हिंदी समाज है उसमें प्रकृति सामान्यतः आलम्बन या उद्दीपन के रूप में आती है।
आदिवासी साहित्य में प्रकृति पुरखों की भूमिका में है। जिस तरह से पुरखों का सम्मान होता है, ऐसे प्रकृति का यानी पहाड़, नदी, जंगल, पेड़, उनका भी सम्मान होता है। मैंने वेदांता का उदाहरण आपको बताया ही। आदिवासी जब प्रकृति को बचाने की बात करते हैं या पूरे जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं, तो वस्तुतः वो उसी मूल्य को बचाने की बात कर रहे हैं जो प्रकृति के साथ में एक अनिवार्य रिश्ता आदिवासियों का है। और वो संसाधन का रिश्ता नहीं है, वो मुनाफे का रिश्ता नहीं है, वो उनके साथ एक पुरखे की तरह, एक पूर्वज की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह उन जंगलों और पहाड़ियों का रिश्ता है। वही उनके देवता है और उनको वो किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। ये रचाव और बचाव का दर्शन आदिवासी साहित्य की बुनियादी चीज़ है। आदिवासी और दलित साहित्य में एक फर्क जो भूमंडलीकरण और नई आर्थिक नीतियों को लेकर है। चूंकि नई आर्थिक नीतियां एक सीमित संदर्भों में दलितों को पारंपरिक पेशों से मुक्त करती है, इसलिए दलित साहित्य इसका समर्थक है। बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके समर्थक थे। लेकिन भूमंडलीकरण और नई आर्थिक नीतियां या पूंजीवाद आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा तबाही का कारण है, इसलिए आदिवासी साहित्य इसके प्रति आलोचनात्मक है और आदिवासी साहित्य इसके खिलाफ मुहिम के लिए एक नई चेतना जगाने के काम करता है। वहीं हिंदू संस्कृति के प्रति भी अगर दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य का आप नजरिया देखें तो हिंदू संस्कृति दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य दोनों के आलोचना के केंद्र में है। लेकिन दलित समाज का चूंकि हिंदू संस्कृति से सीधा संबंध रहा है और उसके शोषण का मुख्य कारण रहा है, इसलिए वहां पे वो केंद्रीय सवाल है। आदिवासी रचनाकार हिंदू संस्कृति के प्रति आलोचनात्मक जरूर है, लेकिन हिंदू संस्कृति उनका मूल प्रतिपाद्य नहीं, उसके बारे में वो लिखें ये जरूरी नहीं। जबकि हिंदू समाज की आलोचना के बिना दलित साहित्य का मैं समझता हूँ दर्शन अधूरा ही रहेगा। इसी तरह से आप विधाओं के स्तर पर दोनों के संबंध देखें। दलित साहित्य की केंद्रीय विधा आत्मकथा है, क्योंकि आत्मा व्यक्ति वहाँ मुख्य विशेषता है साहित्य की, और इसीलिए आत्मकथा केंद्रीय विधा बन जाती है। मराठी से लेकर हिंदी और तमाम भारतीय भाषाओं में आप देखें कि वहाँ पर आत्मकथाएं ज़्यादा मिलती है। अगर दूसरी रचनाओं में भी देखेंगे तो आत्मकथात्मकता एक मुख्य विशेषता के तौर पर दिखाई पड़ती है। लेकिन आदिवासी दर्शन आत्म या व्यक्ति के बजाय सामूहिकता, सामाजिकता और सामुदायिक में विश्वास करता है, इसलिए वहाँ पुरखा साहित्य से लेकर समकालीन लेखन तक गीत या कविता ही प्रधान है। आप देखेंगे कि आदिवासी साहित्य में आत्मकथा लेखन ना के बराबर है, बल्कि गीत बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। इसी तरह से आखिर में अगर दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य की तुलना की प्रक्रिया में हम भाषा और भाषा संबंधी दृष्टिकोण देखें तो देखेंगे कि दलित साहित्य भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। अगर भाषाओं के समक्ष कोई खतरा है तो दलित साहित्य की ये केंद्रीय चिंता नहीं है, लेकिन आदिवासी साहित्य और जीवन दर्शन की ये केंद्रीय चिंता है। भाषाओं को बचाना, भाषाओं की रक्षा करना, ये एक आदिवासी साहित्य का केंद्रीय सवाल है। इसके पीछे वजह है क्योंकि दलित बाहरी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा रहे हैं, उसमें उपेक्षित तबके के रूप में रहे, लेकिन उसी मुख्य धारा का हिस्सा रहे। इसलिए जब कोई भाषाओं को बचाने की या संस्कृति की बचाने की बात करता है तो अक्सर दलित साहित्यकार या दलित चिंतक उसमें रुचि नहीं लेते, क्योंकि वो संस्कृति शोषण की संस्कृति रही है। जबकि आदिवासी भाषाएं और संस्कृति ये आदिवासी जीवन को परिभाषित करने वाले तत्व है। इनको बचाना स्वयं आदिवासियों को बचाना है। आदिवासियों की पूरी ज्ञान और प्रतिरोध की चेतना उन भाषाओं में और संस्कृति में निहित है। इसलिए भाषा और संस्कृति के प्रति भी दोनों दर्शनों का ये भिन्न निष्कर्ष आप देख सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आपको जोड़कर आप कह सकते हैं कि दलित और आदिवासी साहित्य सहगामी और समानांतर होते हुए भी एक दूसरे से कई मायनों में भिन्न भी है। दोनों की अपनी विशिष्टताएं हैं, दोनों के अपने सवाल है, कुछ बिंदुओं पे साथ है, कुछ बिंदुओं पे अलग है, लेकिन दोनों एक बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्षरत है। इसलिए वो उस मुक्ति के रास्ते के सहगामी, यही निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है।